everyone. If you are preparing for any competitive exam, whether it is GE, NEET or banking exam, civil services exam, so it is very important to solve previous year question papers, because previous year question papers give you an idea about how the examiner framed the questions and which topics are important, from which the questions are asked frequently, and it will give you an idea that some important questions are there which repeats almost every year in exam. Okay, so in my opinion, solving more and more questions rather than reading theory, okay, so it will boost your confidence and it will clear your concepts also. Okay, so in this video we will solve the 2013 question paper. So video is going to be very helpful to you. Okay, so let's start. Question number 1. The value of Planck's constant at 6.63 10⁻⁻34 June 2nd. The speed of light is 3 to 10 power 17 nanometer per second. Which value is closest to the wavelength in nanometer? Okay, in nanometer of a quantum of light with frequency of 6 into 10 power 15 second inverse. Okay, so in this question, if you will check, this is the value, this is the speed of light, and answer we will find out in this unit nanometer, और यहाँ पर दिया है यहाँ न्यू. ठीक है, तो we will directly apply the formula lambda equals to c upon nu. Okay, so the value of C 3 into 10 power 17 nanometer per second, and the value of the nu is 6 into 10 power 15 second inverse. ठीक है, तो जो आंसर होगा when you will solve this numerical value, तो आंसर जो आएगा वो नैनोमीटर में lambda equals to 50 नैनोमीटर. ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द यूनिट, बिकॉज एग्जामिनर ने आपको किस यूनिट में आंसर देने को बोला है, आपको वो यूनिट कन्वर्ट करना है या एज इट इज रहने देना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. So this is the question number 2. The radical is given is aromatic because it has options out there. Okay, so it is already given in the question that this radical is the aromatic in nature. This is the benzyl free radical. ठीक है, ये है benzyl free radical की स्ट्रक्चर जो क्वेश्चन में दी हुई है. As per the Huckel rule आप सभी ने पढ़ा होगा, HUC के Huckel's rule, इसको बोला जाता है 4n plus 2 pi electron rule. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल 4n plus 2 pi electron rule, if any species possess 2 pi electrons, 6 pi electrons, 2, 6, 8, 10 and 14, 18, 22, 26 and so on. These pi electrons are present and that species is said to be aromatic in nature. इसके अलावा क्या होता है कि Huckel's rule की 3 कंडीशंस होती हैं. पहली कंडीशन होता है कि मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक. मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए, और थर्ड है कि उसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल, कोई स्पीशीज अगर ये 3 कंडीशंस फॉलो करती है, देन द मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक इन नेचर. साइक्लिक, प्लानर मींस ईच कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन. तो लुक एट दिस पार्ट ऑफ दिस रेडिकल. यहाँ पर देखो ये साइक्लिक है, फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड. सेकेंड प्लानर है, sp2 आप देखोगे यहाँ पर ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, दीज आर इन कॉन्जुगेशन. तो ये तो ऑलरेडी गिवन है कि मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, लेकिन ये एरोमेटिक क्यों है? तो इसके लिए हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कि जो कार्बन में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स
इस स्ट्रक्चर में 6 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं, यू कैन चेक 1 2 3 और pi इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, यहाँ पर 6 pi इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कार्बन में जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पर जाएंगे, p ऑर्बिटल्स में जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर p ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर दिया है और यहाँ पर जो 6 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं दे फॉर्म एरोमेटिक बेंजीन। यहाँ पर ये इसका फ्री रेडिकल है। तो यू कैन चेक कि कितने p ऑर्बिटल्स हैं और कितने, इस वाली स्ट्रक्चर में आपको चेक करना है कि कितने p ऑर्बिटल्स हैं और कितने यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर 6 p ऑर्बिटल्स है और 6 ही क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर जो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 p ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल फॉर्म द बेंजीन एंड एरोमेटिक। ठीक है, तो बेंजीन इज अ वर्ल्ड फेमस एग्जांपल ऑफ एरोमेटिसिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, जिनमें कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, दैट मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल में नहीं होते हैं। ऐसी स्पीशीज जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। यहाँ पर हम फर्स्ट ऑप्शन से चेक करते हैं कि ये जो सेंटर एटम है इसकी बात होती है। ठीक है, सेंटर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। यहाँ पर ये सेंटर एटम है, पी फॉस्फोरस ये नाइट्रोजन ग्रुप का मेंबर है। आउटर मोस्ट शेल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यू कैन चेक 8 इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटेड, ऑक्टेट कंप्लीट है। CH3 में कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ईच कार्बन जो है इट इज बॉन्डेड विद 3 हाइड्रोजन एंड these first and second carbons are bonded with each other। ठीक है, यहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट है। सिलिकॉन इज आल्सो कम इन कार्बन फैमिली, कार्बन की ग्रुप में आता है, तो इसका ऑब्वियसली इसका भी यही पैटर्न होगा और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। BH3 जो है BH3 होल्ड वाइज इसको ऐसे लिख सकते हैं B2H6। ठीक है, ये होता है डाइबोरेन। डाइबोरेन की स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, H हाइड्रोजन यही होगा, 1 बोरॉन और 3 हाइड्रोजन। इसके बाद 2 बोरॉन है, तो दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर आप देखो कि जो सेंटर एटम है बोरॉन वो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स की ही यहाँ पर शेयरिंग हो रही है। दैट मीन्स कि जो सेंटर एटम बोरॉन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पर बोरॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। लेकिन बोरोन में क्या होता है, आंसर तो ये होगा। ठीक है, बोरोन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, लेकिन ऑक्टेट भी कंप्लीट करना है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो बोरोन होता है ये इस हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर शेयरिंग सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की होगी, लेकिन एटम कितने हैं, BHB 3 एटम्स। तो इस टाइप की बॉन्डिंग को कहा जाता है 3C2E टाइप बॉन्डिंग। ये इसको बनाना बॉन्डिंग या ब्रिज बॉन्डिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है बोरॉन, और यहाँ पर शेयरिंग होती है जो इस बॉन्ड का टाइप है 3C2E टाइप बॉन्डिंग, बिकॉज ये कार्बन है, ये C, इट इज द सेंटर, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। BHB के बीच में इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखने में तो लग रहा है कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, नहीं, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो सेंटर है वो कितने हैं, 3 सेंटर एंड 2। अच्छा, इस बोरोन और इस हाइड्रोजन के बीच में देखते हैं तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है और 2 एटम्स, यहाँ पर सेंटर भी कितने हैं, 2 हैं। तो ये होता है 2C2E टाइप बॉन्डिंग। सेम 2C2E टाइप बॉन्डिंग, 2C2E, लेकिन BHB और BHB के बीच में होगी 3C2E टाइप की बॉन्डिंग। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द लैंथेनॉइड इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, तो लैंथेनॉइड्स भी नो दैट किसमें आते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लैंथेनॉइड्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के। ठीक है, लेकिन हमें इस गिवन स्पीशीज में से ये फाइंड आउट करना है कि विच स्पीशीज इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे होंगे, पेयर्ड या अनपेयर्ड।
तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो होंगे पेयर्ड, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, जबकि पैरामैग्नेटिक में क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इटरबियम का 17, इसका होता है 58, ये होता है 62 और ये होता है 63। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको गिवन है। ठीक है, इसके बाद है कि हमें ये देखने के लिए कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या अनपेयर्ड है, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि फॉलोइंग स्पीशीज इज डायमैग्नेटिक इन नेचर और पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लैंथेनाइट्स जो होते हैं, लैंथेनाइट का कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है, ज़ेनॉन 4f 1 to 14, 5d 0 to 1 एंड 6s2, ये होता है इसका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिंस इट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर जाएंगे, एफ ब्लॉक में, और हम लोग एफ ब्लॉक में ही देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं या नहीं। ज़ीनॉन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 54, तो आफ्टर 54 जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हम एफ ब्लॉक और आगे वाले ऑर्बिटल्स में हम फिल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे कम एटॉमिक नंबर है सीरियम का, C+2 equals to xenon 4f2 5d0 6s2। यहाँ पर f ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। f ऑर्बिटल जो होता है उसमें मैक्सिमम हम कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम हम इसमें 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 14 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये F2 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड। नेक्स्ट है Sm+2, इसका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f6 5d0 एंड 6s2। ठीक है, तो फिल कर दो 6 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6। एसिड के बाद Eu2+, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ेनॉन 4f7 5d0 6s2, 7 इलेक्ट्रॉन्स 7 फिल करते हैं। ठीक है, तो अभी तक जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर रहे हैं वो सारे कैसे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अभी तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो ये तीनों स्पीशीज जो हैं ये है पैरामैग्नेटिक नेचर की, तो बची हुई स्पीशीज डायमैग्नेटिक नेचर की होगी। आंसर होगा इटरबियम, लेकिन इसका भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, Yb2+, ज़ेनॉन 4f14 5d0 और 6s0। यहाँ पर जो ये वैलेंसी है ये कहाँ से जाएगी, s ऑर्बिटल, क्योंकि 4f14 दिस इज द फुल फिल्ड f ऑर्बिटल और ये हाईली स्टेबल स्टेट में है। तो 14 दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड यू कैन सी दैट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, दैट मीन्स Yb+2 Ytterbium+2 इज द डायमैग्नेटिक इन नेचर। अंडरस्टूड? सिर्फ आपको ये देखना है कि ऐसी कौन सी स्पीशीज है, ऐसा कौन से मॉलिक्यूल है जिसमें कि पाई बॉन्ड है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है NO2, CO2, H2O और SO2। तो ऐसे तो पता नहीं लगने वाला है कि किसमें पाई बॉन्ड है किसमें नहीं है, तो हम इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। NO2 का सबसे पहले नाइट्रोजन, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑक्सीजन तो एक यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। CO2 कार्बन लीनियर स्ट्रक्चर, वाटर V शेप, सेंटर एटम इज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन लॉन पेयर, SO2 सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यू कैन सी पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। ऐसी कौन सी स्पीशीज है जिसमें पाई बॉन्ड नहीं है, वाटर। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6। Okay, so this is the question number 6. Based on equation E equals to minus 2.178 10 to the power 18 joule Z square upon N square.
certain conclusions are written, which of them is not correct. ठीक है, so it is minus आएगी यहाँ पर, ठीक है. So certain conclusions are written, which of them is not correct. यहाँ पर मैंने बाकी ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि एक तो स्पेस नहीं है यहाँ पर, और दूसरा है कि ये आंसर है बेसिकली, ऑनेस्टली दिस इज द आंसर. सो हम एक्सप्लेनेशन के थ्रू ये पता लग जाएगा कि बाकी के ऑप्शंस जो होंगे वो करेक्ट होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर है बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये एनर्जी की इक्वेशन है. ठीक है, इसके अलावा जो रेडियस की इक्वेशन होती है वो होती है 59.7 अपॉन z n स्क्वायर. रेडियस फाइंड आउट करने की इक्वेशन ये होती है. अगर हीलियम और लिथियम का एटॉमिक नंबर 2 और 3 है, ठीक है, या किसी और स्पीशीज का अगर एटॉमिक नंबर हम इंक्रीज करते जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, रेडियस कम होती जाएगी. ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होगा, तो जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि रेडियस कम होती जाएगी. यहाँ पर देखो ये n इक्वल्स टू है 1 2 3 4 5 और ये है 6. ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा जो सबसे पास में है. और जैसे ही रेडियस बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, जैसे सपोज कोई इलेक्ट्रॉन 6 नंबर के इसमें प्रेजेंट है, शेल में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इतना इफेक्टिव नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये कैसे होंगे, लूजली बाउंड होंगे विद न्यूक्लियस, जबकि जो पास में होंगे इलेक्ट्रॉन्स जिनकी रेडियस कम होगी वो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो टाइटली बाउंड होंगे. देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फॉर n equals to 1 the electron has a more negative energy than it does for n equals to 6, which means that the electron is more loosely bound in the smallest allowed orbital. यहाँ पर जो स्टेटमेंट है जस्ट अपोजिट है. इसके अकॉर्डिंग the electron is more loosely bound in the smallest allowed that means n equals to 1 में ये बोल रहा है कि यहाँ पर loosely bounded होगी, जबकि बिल्कुल रॉन्ग है कि अगर रेडियस कम है और इलेक्ट्रॉन क्लोज है न्यूक्लियस के तो वो टाइटली बॉन्डेड होगा. ठीक है, और जो दूर है दैट मींस n इक्वल्स टू 6 में ये लूजली बॉन्डेड होगा. तो ये ऑप्शन है रॉन्ग ऑप्शन. अच्छा, एक चीज देखो, यहाँ पर जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है. ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्यों आया है यहाँ पर, तो देखो इधर यहाँ पर हम देखते हैं कि सपोज कोई इलेक्ट्रॉन है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर. ठीक है, और यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है. इनफाइनाइट डिस्टेंस से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास ले जाने के लिए हमें फोर्स करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ जो इनफाइनाइट पे है एनर्जी 0 है, वेदर इट इज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव यानी न्यूक्लियस के पास लाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो होगा कुछ एनर्जी यहाँ पर इमिट करता है. ठीक है, तो ऑब्वियसली है कि अगर इसने आते हुए अगर एनर्जी इमिट की है तो यहाँ पर पहुंचकर क्या हो जाएगा, इसकी एनर्जी जो होगी वो कम हो जाएगी पहले के कंपैरिजन में. ठीक है, अब यहाँ तो एनर्जी पहले ही 0 है, तो ये 0 से कम क्या होगा, नेगेटिव, तो यहाँ पर एनर्जी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव. इसलिए यहाँ पर एनर्जी के लिए हम नेगेटिव साइन यहाँ पर यूज करते हैं. ठीक है, I hope you understood the concept. Number 7, in the reaction, this is reaction नाइट्रो कंपाउंड है, ब्रोमीन, और ये डाइजोनियम ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है, और इसकी किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में, एक कोई रिएजेंट है उसकी प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर ये डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है ये रिमूव हो जाता है. ठीक है, तो इसकी रिएक्शन अगर ये जो फोर्थ ऑप्शन है H3PO2 और वाटर की प्रेजेंस में कराई जाती है तो ये रिएजेंट क्या फंक्शन करता है, इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है ये डाइजोनियम सॉल्ट को का रिडक्शन कर देता है और इसे हाइड्रोजन में रिड्यूस कर देता है. ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर H3PO2 एंड
वाटर, ठीक है, जो रिड्यूसिंग एजेंट है विच कन्वर्ट्स डाइसोनियम सॉल्ट इनटू द हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इस रिएजेंट का यूज नाइट्रो ग्रुप को रिमूव करने के लिए भी करते हैं, ठीक है। कुछ रिएक्शंस में नाइट्रो ग्रुप को रिमूव करने के लिए भी इस रिएजेंट का यूज किया जाता है। Yes, this is question number 8. Nylon is an example of 4 options are given, ठीक है। तो नाइलॉन हम जानते हैं कि नाइलॉन के अंदर क्या होता है कि एमाइड लिंकेज होती है और एमाइड लिंकेज का फॉर्मेशन इट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ईच मतलब एक मोनोमर में एमाइड होता है, एमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, NH2 अमीनो ग्रुप सॉरी, और दूसरे फंक्शनल ग्रुप में दूसरी मोनोमर में यहाँ पर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो नाइलॉन का फॉर्मेशन होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू। यहाँ पर इसमें एमाइड लिंकेज होती है, ठीक है, और एमाइड लिंकेज जो होती है वो यहाँ पर 2 टाइप्स के मोनोमर काम में लिए जाते हैं, जिसमें अमीनो ग्रुप होता है एक में और दूसरे में होता है COOH ग्रुप, ठीक है। And you know very well there are 2 types of polymerization reaction. First is addition polymerization reaction and second one is condensation polymerization reaction. तो addition polymerization reaction में क्या होता है, repetitive addition of monomer units which possess double bond, triple bond, ठीक है, which possess double bond and triple bond. यहाँ पर repetitive addition होता है monomers का। फॉर एग्जाम्पल जैसे इथीन मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, n नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर इनका रिपीटेटिव एडिशन होगा और यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ये होता है पॉलीथीन, ठीक है। लेकिन जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर चेन in which the repetitive condensation takes place in bifunctional or trifunctional monomer. और condensation polymerization reaction में small molecules are eliminated. Small molecules like HCl molecule, water molecule, carbon dioxide molecules, they eliminate during the condensation process. ठीक है। अब नाइलॉन की स्ट्रक्चर देखते हैं, नाइलॉन का फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ पर 2 टाइप्स के मोनोमर होते हैं। फर्स्ट होता है एडिपिक एसिड एंड सेकंड वन इज हेक्सामिथाइलेन डाइएमीन। तो दिस इज NH2 एंड अगेन NH2, ठीक है, 6 प्लस एडिपिक एसिड HCOOC CH2 4 COOH, ठीक है। नाइलॉन बेसिकली जो होता है वो होता है नाइलॉन 6 तो 6 इज नथिंग, इट्स अ नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पर देखो कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन 6 और इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 4 5 एंड 6, इसलिए इसको बोलते हैं नाइलॉन 6। If we will take n number of molecules, then during the condensation process n number of small molecule will eliminate n number of water molecule. वाटर मॉलिक्यूल कैसे, यहाँ पर हाइड्रोजन और एसिड से जाता है OH मॉलिक्यूल, ठीक है। तो H2O वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन जो होगा वो रिमूव, यहाँ से OH रिमूव, नेक्स्ट चेंज जो फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो HN CH2 6 NH C double bond O CH2 4 C double bond O and long chain, ठीक है। And you can see that this group is here. This is the amide group, ठीक है। So that means the correct option is polyamide linkage is present in the nylon. Nylon is the example of polyamide, ठीक है। तो HCl2 is isostructural with these options are given. तो हम सबसे पहले सबके स्ट्रक्चर्स बनाकर देख लेते हैं। इसी से पता लगेगा कि
XeF2 की स्ट्रक्चर जो है किसके साथ सिमिलर है, ठीक है। BaCl2, BaCl, इट्स लीनियर मॉलिक्यूल। यहाँ पर देखो 0 लॉन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है। नेक्स्ट है TeF2, इट्स एंगुलर स्ट्रक्चर, 2 लॉन पेयर F, ठीक है। तो 2 लॉन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। नेक्स्ट है ICl2, I इज अ सेंटर एटम, Cl, यहां पर होंगे 4 लॉन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। नेक्स्ट है SbCl3, Sb एंड Cl, पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो यहां पर हो जाएगा 1 लॉन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर। नाउ वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ XeF2, XeF2, ठीक है। यहां पर xenon के पास 4 लॉन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। तो दिस इज आइसोस्ट्रक्चरल विद दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आंसर इज ICl2। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है कि ग्रेफाइट स्ट्रक्चर स्लिपरी स्ट्रक्चर, बिकॉज यहाँ पर फ्लैट हेक्सागॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर होती है इसकी, हेक्सागॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दैट विच वन स्ट्रक्चर इज वेरी क्लोज, वेरी सिमिलर टू दैट। तो यहाँ पर B2H6 स्ट्रक्चर है, वो हमने भी ड्रॉ किया था एक क्वेश्चन में, वो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो ये तो ग्रेफाइट से सिमिलर नहीं होगी, ठीक है। बोरॉन सिमिलर नहीं होगा, B4C भी सिमिलर नहीं होगा। Bn जो है स्ट्रक्चर, इसमें इस तरह की नाइट्रोजन एंड बोरॉन, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह की बॉन्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ भी हेक्सागोन का फॉर्मेशन हो रहा है और ग्रेफाइट में भी हेक्सागोन है। दैट मीन्स दिस इज स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द ग्रेफाइट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सिलिकेट्स इज, ठीक है। तो जो सिलिकेट्स होते हैं, these are the salt of silicic acid. The formula of silicic acid is H4SiO4, ठीक है। ये ऐसा होगा OH, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिसिक एसिड। और सिलिसिक एसिड का जो सिलिकेट्स होते हैं वो इस सिलिसिक एसिड के ही सॉल्ट होते हैं। एंड यहाँ पर ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, -4H+, और यहाँ पर हो जाएगा SiO- और O-, ठीक है। तो बेसिक यूनिट जो हो जाएगी वो होगी बेस से रिलेटेड, तो दिस इज SiO4